हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अकाउंट्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि शेयर फॉरफिट करते समय कौन कौन सी एंट्रीज बनाई जाती हैं। उसके आगे आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए हैं उन शेयर्स को जब कंपनी री इशू करेगी तो री इशू के समय कौन कौन सी एंट्रीज बनती हैं और उन एंट्रीज में अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कैसे किया जाता है। तो हमारा टॉपिक में आज हम सीखेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि फॉरफिट करे हुए शेयर्स को री इशू करना। तो देखिए, जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है उसके बाद उसको री इशू करने के तीन प्राइजेज हो सकते हैं, यानी कि तीन इशू प्राइस पर वो शेयर री इशू हो सकता है। तो कौन कौन से तीन हो सकते हैं? एक पहला हो सकता है एट पार, यानी कि कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किया है कंपनी उसको एट पार इशू कर रही है। एट पार का मतलब है जो शेयर की पेड अप वैल्यू होगी कंपनी उसी प्राइस पर उस शेयर को री इशू कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किया है वो 8 रुपीज पेड अप वाला शेयर है, यानी कि कंपनी ने अभी तक उस पर 8 रुपीज कॉल कर लिए थे और कंपनी अगेन उसको 8 रुपीज में ही री इशू कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो शेयर एट पार पर री इशू किया जा रहा है। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन हो सकता है एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब है कि कंपनी जो शेयर है उसकी पेड अप वैल्यू से ज्यादा पर उसको इशू कर रही है। जैसे कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट किया है उसको री इशू कर रही है, 8 रुपीज पेड अप वाले शेयर को कंपनी 10 रुपीज में री इशू कर रही है। तो यहाँ पर जो 2 रुपीज है, अगर 8 रुपीज उसका पेड अप वैल्यू है और इशू प्राइस अगर उसका 10 रुपीज है तो यहाँ 2 रुपीज जो होगा वो प्रीमियम होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी के जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है। देखिए, कभी कभार क्या होता है, कंपनी जब शेयर को री इशू करती है तो वो फुली पेड अप शेयर नहीं होता। अगर वो फुली पेड अप होगा तो जो उसकी फेस वैल्यू है वही उसका पेड अप वैल्यू होगा। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभार दिया होता है कि कंपनी ने री इशू किया 8 रुपीज पेड अप वाला या 7 रुपीज पेड अप वाला शेयर और कितने में री इशू किया, ये इशू प्राइस भी आपको दिया होता है। तो अगर पेड अप वैल्यू कंपनी के इशू प्राइस से कम है, यानी कि इशू प्राइस ज्यादा है और पेड अप वैल्यू कम है, तो इसका मतलब कंपनी उस शेयर को प्रीमियम पर इशू कर रही है। देखिए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पर होता है इसको पहचानने में कि री इशू कंपनी ने किया तो वो एट पार पे किया, एट प्रीमियम पे किया या एट डिस्काउंट पे किया। तो आप इस तरीके से उसको समझ के अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वो पेड अप वैल्यू से ज्यादा पे इशू हो रहा है तो वो प्रीमियम पर इशू होगा और पेड अप वैल्यू के बराबर इशू हो रहा है तो वो पार पे इशू होगा। तीसरा ऑप्शन होता है एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में जब कंपनी पेड अप वैल्यू से कम पर शेयर इशू कर रही है, जैसे कंपनी ने शेयर इशू करा, री इशू करा और उसकी पेड अप वैल्यू थी 8 रुपीज और कंपनी ने उसको री इशू किया 7 रुपीज पर, तो यहाँ पर जो 1 रुपए का डिस्काउंट होगा वो कंपनी दे रही है उस शेयर को री इशू करने में। तो सबसे पहला तो ये पहचानना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी ने उस शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया है, प्रीमियम पर इशू किया है या पार पर इशू किया है। अच्छा, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी होगी जो कि कई बार एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है और इन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत जरूरी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे री इशू करती है तो एक क्वेश्चन कई बार सीबीएसई में पूछा जाता है कि री इशू जब करेगी फॉरफिटेड शेयर को तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जा सकता है उस फॉरफिटेड शेयर पर। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। देखिए, आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है, सपोज 10 रुपए वाला शेयर है, कंपनी ने 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला शेयर इशू करा है और 10 रुपए ही पूरा कंपनी कॉल कर चुकी है फॉरफीचर से पहले। 10 रुपए में से 3 रुपए एप्लीकेशन के वो शेयर होल्डर दे चुका है और बाकी के अलॉटमेंट और फाइनल कॉल मिला के 7 रुपए कम अभी उस शेयर होल्डर से रिसीव नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी ने उसका शेयर फॉरफिट किया। तो मैंने आपको बताया था ये जो 3 रुपए कंपनी ने इस शेयर पर प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट यानी कि कंपनी को जो
पैसा रिसीव हो चुका था, अब कंपनी ने वापस नहीं करा, तो ये कंपनी के लिए एक प्रकार का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 रुपए का जो प्रॉफिट है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आपने 3 रुपए प्रति शेयर का ट्रांसफर किया है, तो यही वो अमाउंट होगा जितना कंपनी मैक्सिमम इस शेयर को री इशू करने पर डिस्काउंट दे सकती है। तो यानी कि एक शेयर पर जितना कंपनी ने अर्न किया, जितना कंपनी ने फॉरफिट किया पैसा, उतना पैसा कंपनी डिस्काउंट दे सकती है मैक्सिमम। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि कंपनी इस शेयर को कितने रुपए मैक्सिमम डिस्काउंट में इशू कर सकती है, तो आंसर होगा 3। एक और क्वेश्चन बनता है इस पे कि कंपनी इस शेयर को मिनिमम कितने रुपए में इशू कर सकती है, तो इसका आंसर होगा कि कंपनी इस शेयर को मिनिमम 7 रुपए में इशू कर सकती है 3 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट देके। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिस्काउंट पर अगर री इशू होता है तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट हो सकता है। मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है जितना शेयर पर फॉरफिट किया गया है। तो चलिए, आपको मैंने बता दिया कि तीनों प्राइजेस पर शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू 3 प्राइस पर किया जा सकता है। अब हम चलते हैं इसकी जर्नल एंट्री पे। तो देखिए, सबसे पहला केस, जब एट पार कंपनी उसको री इशू कर रही है, तो सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी ने जितना पैसा कंपनी के पास आया री इशू करके, और उसके बाद अगर कंपनी ने पार पे री इशू करा है तो कोई डिस्काउंट, कोई प्रीमियम नहीं होगा, और हम सीधे टू शेयर कैपिटल करके इस एंट्री को कर देंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जैसे मैं अपने एग्जाम्पल में, और इसका नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर्स री इशूड। अब इसमें अगर मैं आपको अमाउंट देके समझाऊं तो देखिए, अगर मान लीजिए 8 रुपीज पेड अप वाला शेयर है, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, हो सकता है फुली पेड अप भी हो। फुली पेड अप होगा तो यानी कि 10 वाला शेयर पूरा 10 में, लेकिन मैं अपने एग्जाम्पल में ले रहा हूं कि वो 8 रुपीज पेड अप वाला शेयर है, 2 रुपए कंपनी बाद में कॉल करेगी। तो 8 रुपीज पेड अप वाला शेयर अगर 8 रुपीज में री इशू हो रहा है तो 8 रुपए कंपनी के पास आए और 8 रुपए कंपनी के पास शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो पहली एंट्री बनी एट पार की री इशू की। दूसरी एंट्री जब हम करेंगे एट प्रीमियम की, प्रीमियम पर जब कंपनी शेयर को री इशू करेगी तो उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बीइंग, इसकी आप नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग शेयर्स री इशूड एट प्रीमियम। अब देखिए, दूसरा मेरा एग्जांपल मैंने यहां पे लिया था कि पेड अप वैल्यू अगर 8 रुपए है और कंपनी उस शेयर को 10 रुपए में री इशू कर रही है। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं पेड अप वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और अगर फुली पेड शेयर कंपनी री इशू कर रही है तो वो फेस वैल्यू इसकी पेड अप वैल्यू हो जाएगी। बट मेरे एग्जाम्पल में उसकी फुली वैल्यू तो 10 रुपए है, लेकिन पेड अप वैल्यू आपको दी है 8 रुपए पर। 8 रुपए का पेड अप शेयर यानी कि 8 रुपए वाला शेयर कंपनी 10 रुपए में री इशू कर रही है, तो 2 रुपए का हो गया प्रीमियम। तो यहाँ पर कंपनी को 10 रुपए रिसीव होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय जितने भी शेयर्स होंगे, तो आप उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लेंगे। शेयर कैपिटल के आगे जाएगा हमेशा उसका पेड अप वैल्यू। जितने रुपीस पेड अप वैल्यू वाला शेयर कंपनी जो है वो इशू कर रही है, वो शेयर कैपिटल के आगे हमेशा पेड अप वैल्यू जाएगा। पिछले एग्जाम्पल में भी 8 रुपीज पेड अप वाला था, तो 8 रुपीज मैंने कैपिटल के आगे लिखा। अब यहाँ पर प्रीमियम कितना है, 2 रुपीज, तो वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो इस तरीके से आपकी दूसरी एंट्री बन गई शेयर को जब री इशू किया प्रीमियम पे। अब इसकी नेक्स्ट थर्ड एंट्री की बात करते हैं, डिस्काउंट वाला। तो अभी मैं आपको ले चलता हूं अपने नेक्स्ट पेज पे, एट डिस्काउंट।
तो देखिए डिस्काउंट पर मैंने अपना एग्जांपल लिया है कि उसकी पेड अप वैल्यू है 8 रुपीज और उसको इशू किया गया, इशूड एट ₹7, 7 रुपए पर उसको हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होगा 1 रुपए का, डिस्काउंट होगा 1 रुपए का। अब यहां पर देखिए एंट्री कैसे बनेगी। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब ये जो बैंक अकाउंट डेबिट होगा इसमें आपके पास कितना रुपया आएगा, यहां पे 7 रुपीज आएंगे क्योंकि 7 रुपए में री इशू किया है। अब इसके बाद जो डिस्काउंट आपने दिया 1 रुपए का, वो डिस्काउंट आप कहां से कवर करोगे। मैंने अभी आपको बताया था कंपनी जो डिस्काउंट देती है वो उतना ही देती है जितना मैक्सिमम उस पर कंपनी ने फॉरफिट किया रहता है। तो ये डिस्काउंट उसी शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कवर होगा जो आपने फॉरफीचर के समय क्रेडिट करा था। तो यहां पर आप क्या करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करोगे। ये वही अकाउंट है जो आपने फॉरफीचर के समय क्रेडिट करा था। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया कितने रुपए से, 1 रुपए से, क्योंकि डिस्काउंट यहां पर 1 रुपया है। और उसके बाद टू शेयर कैपिटल, और मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल के आगे क्या आता है, उसकी पेड अप वैल्यू। पेड अप वैल्यू कितनी है, 8 रुपीज है। तो ये नरेशन हो गई, बीइंग शेयर्स री इशूड एट डिस्काउंट। तो यहां पर आपने तीनों केसेस में एंट्री सीख ली। देखिए जब शेयर को री इशू किया जाता है और री इशू एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट किसी पर भी किया जा रहा है, उन शेयर्स को री इशू करने के बाद आपने देखा था, अब मैं आपको एक इसके बाद का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। ये आपके जो 6 मार्क्स वाला आपका क्वेश्चन आता है उसकी लास्ट एंट्री होती है, जिसको हम कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री भी बोलते हैं। तो देखिए कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री होती क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। देखो जब आपने शेयर को फॉरफिट किया, जब आपने शेयर फॉरफिट किया तो उस समय आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करा। ठीक है ना, जो पैसा कंपनी को उस शेयर पर रिसीव हो चुका था आपने उसको उस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब इसके बाद आपने उस शेयर को री इशू किया। तो री इशू के समय अगर आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट के लिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है। और अगर पार पर था या प्रीमियम पे था तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। तो री इशू अगर हमने डिस्काउंट पे किया तो शेयर फॉरफीचर को हमने डेबिट कर दिया। अब लास्ट में हमें यह चेक करना होता है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया, और जितना बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रह जाता है उस बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, इसलिए सारे कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो पहले मैं आपको एंट्री बताता हूं, फिर उसका अमाउंट सिखाऊंगा कि कैसे उसका अमाउंट हम निकालते हैं। तो एंट्री जो होती है किसकी, ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर बैलेंस इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए एंट्री क्या होती है, एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना, ये एंट्री होगी और नरेशन आ जाएगी, बीइंग
बैलेंस ऑफ शेयर forfeiture account transferred to capital reserve account. देखिए ये एंट्री तो बच्चों को आराम से याद हो जाती है, बच्चे याद कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस एंट्री का अमाउंट कैलकुलेट करना। और आजकल बोर्ड एग्जाम्स में कई सारे एमसीक्यूज भी ऐसे आते हैं जिसमें कि आपको ये केस दिया रहता है और आपको ये अमाउंट कैलकुलेट करना होता है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए मैं अब आपको सिखाऊंगा कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल लूँगा और एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि किस तरीके से कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए सपोज करिए कि आपने 1000 शेयर्स फॉरफिट करे, 1000 शेयर्स फॉरफिट करे और वो 10 रुपए का एक शेयर था। 3 रुपीज एप्लीकेशन के रिसीव हो चुके थे और 7 रुपीज अलॉटमेंट जिसमें से 4 रुपए की थी प्लस फाइनल कॉल जो कि 3 रुपए की थी, वो रिसीव नहीं हुए। ओके, तो कंपनी ने जब इसकी फॉरफीचर की एंट्री करी होगी, अब मैं एंट्री नहीं करूंगा, मैं केवल अमाउंट से आपको समझाऊंगा। तो जब कंपनी ने इसके फॉरफीचर की एंट्री करी होगी तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करे होंगे, कितने रुपए क्रेडिट करे होंगे? 1000 मल्टीप्लाई बाय 3, 3000 रुपए क्रेडिट करे होंगे कंपनी ने, क्योंकि 3 रुपए उस शेयर पर प्राप्त हुए थे। तो कंपनी ने 1000 शेयर फॉरफिट करे तो 3000 रुपए शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि कंपनी ने इन 1000 शेयर्स को री इशू करा एज फुल्ली पेड अप एट ₹9 पर शेयर, यानी कि 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने फुल्ली पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप मतलब पूरा 10 रुपए का 9 रुपए में इशू करा, तो 1 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो अब कंपनी ने जब डिस्काउंट दिया होगा तो आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्या करा होगा? डेबिट करा होगा डिस्काउंट की एंट्री में, अभी मैंने बताया। और कितने शेयर री इशू करे? पूरे 1000 शेयर री इशू करे और कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 1 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हैं क्योंकि 3 रुपए कमाए थे एक शेयर पे और 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ था 3000 से, डेबिट हो गया 1000 से। अब जब आप कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करोगे तो कैपिटल रिजर्व में ये जो 3000 कमाए थे उसमें से 1000 का डिस्काउंट दे दिया, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो बचेगा 2000। ठीक है, 3000 में से 1000 आपने माइनस किया तो बचा 2000। ये वाला जो 2000 का अमाउंट होगा, इस अमाउंट को आप कहां ट्रांसफर कर दोगे? ये हो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से आप निकालते हो कि कैपिटल रिजर्व में शेयर फॉरफीचर का कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। अब यहां पर आपका जो केस था वो केस था कि 1000 शेयर फॉरफिट करे थे और 1000 शेयर्स को ही री इशू कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है? पार्शियल री इशू होता है। पार्शियल री इशू का मतलब कि 1000 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए, लेकिन उसमें से कंपनी सारे शेयर्स को री इशू नहीं कर रही। कंपनी ये कह रही है कि हम केवल 400 शेयर्स को री इशू करेंगे। तो ऐसे केस में आप कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालोगे वो अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये जो मैंने आपको बताया ये था ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड।
यानी कि आपने सारे फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी को केस को बेस मानते हुए कि जब हम पार्शियल शेयर्स आर री इशूड, हम सबको नहीं री इशू कर रहे हैं, पार्शियल शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। तो देखिए 1000 शेयर्स फॉरफिट करे थे और एक शेयर पर कितना रुपीस कंपनी ने फॉरफिट करा था? 3 रुपीस। 3 रुपीस कंपनी ने कमा लिए थे। तो पहले तो 1000 शेयर्स पर कंपनी ने 3 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए फॉरफिट किए। अब उसमें से कंपनी ने, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि 400 शेयर्स को री इशू किया, 400 शेयर्स री इशूड। तो ध्यान रखिए जब आपके पूरे शेयर्स री इशू नहीं हुए होते हैं तो हमें केवल उतने शेयर्स का ही फॉरफिटेड अमाउंट को कंसीडर करना होगा जितने हम री इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 400 शेयर को री इशू कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि 400 शेयर पर कंपनी ने कितने रुपए फॉरफिट किए। एक शेयर पर कितने किए थे? 3 रुपए। तो 400 शेयर पर कितने किए कंपनी ने? 400 इंटू 3 1200 रुपीज, 1200 रुपए कंपनी ने इस पर फॉरफिट किए। अब इन 400 शेयर्स को अगेन कंपनी जो है वो इसी अकॉर्डिंग एज अ फुल्ली पेड अप और 9 रुपीज पर शेयर के हिसाब से री इशू कर रही है। तो 400 शेयर्स री इशूड एज फुल्ली पेड अप एट ₹9। 9 रुपीज में आपने री इशू करा। तो अब 400 शेयर्स पर कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया? 1 रुपए प्रति शेयर का डिस्काउंट दिया गया। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 10 वाला फुली पेड अप वाला शेयर 9 रुपए में री इशू किया तो 1 रुपए का हो गया डिस्काउंट। तो ये 1 रुपए का डिस्काउंट यानी कि आपका 400 रुपए का हो गया डिस्काउंट। इट मींस कि 400 शेयर पर कंपनी ने फॉरफिट करे थे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करा था और 400 शेयर्स पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ। तो कुल मिला के अब कितना बचा? इन 400 शेयर्स का आपका बचा 800 रुपीज। तो 800 रुपीज क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहां पर आपने एक बात सीखी कि जब पार्शियल शेयर री इशू होते हैं तो हमें यह देखना होता है कि उन शेयर्स पर कितना कमाया गया। यानी कि आपको अगर पता हो कि एक शेयर पर कंपनी ने कितने रुपीस का शेयर फॉरफीचर किया है या कितना रुपीस शेयर फॉरफीचर में डाला है या कितना रुपीस कमाया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो कि उतने शेयर्स पर कितना डिस्काउंट दिया गया। तो इस तरीके से आपका ये अमाउंट निकल के आ जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स। तो आई होप कि आपको कैपिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट ट्रांसफर करते हैं ये समझ में आया होगा। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कई सारे एग्जाम्पल्स लूंगा, कई सारे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा जो कि आपके पिछले साल के बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं, प्लस सीबीएसई के सैंपल पेपर में आए हैं, प्लस आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसी प्रकार अकाउंटेंसी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सीखने के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि अगर कोई आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।